नमस्कार दोस्तों। आज है 2 जनवरी और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक हैं करीबन हम 7 से 8 टॉपिक कवर करने वाले हैं। 4-5 तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, बाकी हम अभी क्लास के साथ में कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर किसी को पढ़ना है तो पॉज़ करके पढ़ सकता है। सबसे पहले टॉपिक के साथ में जाते हैं। GNB1 एनसेफेलोपैथी। ये एक तरह की ब्रेन डिजीज़ है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, जो बेसिकली इफ़ेक्ट करता है बच्चे को उसकी फोइटिस स्टेज के अंदर, ठीक है? जब बच्चे का पेट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस स्टेज के अंदर ये उसको इफ़ेक्ट करता है। करीबन इसके 100 डॉक्यूमेंटेड केसेज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर फ़िलहाल के लिए। और जो बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर GNB1 म्यूटेशन हो रखा होता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है ना, उसकी फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाती ढंग से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहती है, एपिलेप्सी यानी कि एब्नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी रहती है, मूवमेंट प्रॉब्लम होती है, मसल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है? बच्चों को चलने में, बोलने में, चीज़ें समझने में काफ़ी तरह से प्रॉब्लम आ जाती है उनको। एक पोटेशियम चैनल होता है जिसको क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन, गेटेड इनवर्डली रेक्टिफाइंग के प्लस चैनल, जो कि फंक्शन इज़ अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली। मतलब जी प्रोटीन का जो फंक्शंस है उसको काफ़ी बुरी तरह से रोक देता है, यानी कि जो ब्रेन, हार्ट और एंडोक्राइन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ढंग से काम नहीं करने देता। आपको बेसिकली ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए GNB1 बेसिकली क्या है, ठीक है? ये एक ब्रेन डिजीज़ है। तो इतना ही इसको ध्यान में रखना, और क्या-क्या इफ़ेक्ट कर सकती है बस थोड़ा बहुत उसको। अब बात करते हैं डिजीज़, डाइबैक डिजीज़ के बारे में। डाइबैक मतलब मरना, वो भी पीछे की तरह, यानी कि ये देख रहे हो ना लीफ, ठीक है? कि कोई भी पेड़ है, उनकी टहनियाँ हैं या उनके फ्रूट्स हैं, तो उनको इफ़ेक्ट करती है ये बीमारी। और ये बीमारी होती किस वजह से? ये होती है फंजाई की वजह से, ठीक है? फंजाई, फंगी की वजह से। और यहाँ पे आप देख सकते हो टहनी है ना, ये जो इसका एपेक्स पार्ट है वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो गई और ये पीछे की तरफ बढ़ती जा रही है। ये अभी थोड़े से दिन में यहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। मतलब ये फैलती जाएगी और धीरे-धीरे करके पूरे पेड़ को ख़त्म कर देगी। इस तरह से काम करती है। कई बीमारियाँ क्या करती हैं, पूरी टहनी को पहले स्टार्टिंग में टहनी पे अटैक करती है। आई मीन जो उसका ट्रंक एरिया है, तो तने को उसको ख़राब करती हैं और उससे पूरा पेड़ मर जाता है। लेकिन ये वाली बीमारी क्या है, ये टहनियों से स्टार्ट होती है। जो उसके पत्तियाँ होगी, ट्विग्स होगी, और जो नीम का जो पेड़ होता है वहाँ पे आपने देखा होगा येलो येलो कलर के जो फूल आ रखे होते हैं, उनको ख़त्म कर देगी। और ये बीमारी आने की वजह से है ना, जो फ्रूट की प्रोडक्शन है पेड़ के अंदर, जिस पे जो इन्फेक्टेड पेड़ है उसका है ना 100% लॉस हो जाता है, वहाँ पे फ्रूट का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। और ये किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से, जो अभी हमने बताया था। और फंजाई कौन सी है? फोमोप्सिस एजाडिरेक्टा। तो ये इस फंजाई का नाम है। इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था कंट्री के अंदर 1990 में, देहरादून के अंदर, जो कि उत्तराखंड में है। और पहली बार नोटिस कब हुआ था? तेलंगाना के अंदर 2019 के अंदर। इसके सिम्टम्स कब देखने को स्टार्ट मिलते हैं, मतलब कब से इसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं? जैसे ही रेनी सीजन आएगा ना, उस टाइम पे इसके सिम्टम्स आपको दिख जाएँगे, और वो ज़्यादातर बढ़ते ही जाएँगे जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाएगा और अर्ली विंटर स्टार्ट हो जाती है, सर्दियों की शुरुआत होती है, तो उस टाइम तक इसको आप देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा है ना, मोस्टली ये आपको है ना किस में दिखेगा? ये दिखेगा आपको नीम के पेड़ के अंदर ही। तो नीम का पेड़ क्या कि बिल्कुल हरा होता है ना, ये मान लो ये कोई नीम का पेड़ है, ठीक है? तो ये इसका आधा पार्ट तो है ना आपको हरा दिखेगा कई जगह, कभी नोटिस करना। और जो आधा पार्ट हो गया, ठीक है, वो येलो मिलेगा आपको एक ही पेड़ पे। तो ये जो येलो वाला पार्ट है, ये इस बीमारी से क्या हो रखा होता है? इन्फेक्ट हो रखा होता है, तो इस वजह से ये इधर का जो पार्ट है सूखना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि असिस्टेंट टू बोटेनिकल गार्डन स्कीम। ये स्कीम किसके अंडर में आती है? एबीजी स्कीम। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका बजट था 48 करोड़, यानी कि 48 करोड़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सी टू कंजर्वेशन के अंदर जो जो प्लांट स्पीसीज़ है, जिनकी मतलब जो काफ़ी कम रह चुकी है, वो थ्रेटेंड है काफ़ी, उनका नंबर ख़त्म होने वाला हो, है ना? उनको बचाया जा सके, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सके। अब बात करते हैं बीएसआई के बारे में, जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1890 के अंदर।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता के अंदर। और इसके 11 सर्कल ऑफिसेज हैं, जो कि ईटानगर, शिलोंग, गंगटोक, इलाहाबाद, सोलन, देहरादून, जोधपुर, पुणे, हैदराबाद, कोयम्बतूर और पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो है हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन वो इसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसेज हैं, और साथ में साथ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और कुछ अलग डिविजन्स हैं जो साथ में मिलके काम करती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनसीपीसीआर का, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये स्टैचूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और यानी कि सीपीसीआर एक्ट 2005 के रूप में ये निकल के आई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है सीपीसीआर का, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यानी कि यहाँ पे आपको पता ही लग गया होगा कि भाई जो चाइल्ड्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमीशन बनाई गई है। किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। और इसने कब से अपना काम स्टार्ट किया था, 2007 से। इसका काम क्या है, इट्स मैंडेट टू इंश्योर दैट जितने भी लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, वो अच्छे से काम करे चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, जो कि एंश्राइन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, और साथ ही साथ यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। द कमीशन आल्सो इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स। अगर इनके पास कोई कंप्लेंट कर जाता है कहीं बच्चों से इलीगल काम करवाया जा रहा हो, है ना, कई बच्चों को आपने देखा होगा, कम एज के बच्चों को ऐसी ऐसी जगहों से भीख मंगवा रहे होते हैं, तो वो सारी कंप्लेंट्स कौन देखता है, कमीशन। ये कमीशन देखती है एनसीपीसीआर। और कई बार अगर आपने कंप्लेंट भी नहीं की और इनकी नज़र में कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो कि इन्फ्रिंज करता है, मतलब जो चाइल्ड्स के राइट्स हैं उनका हनन करता हो, तो उस मैटर को भी ये जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वहाँ पे लेके जाती हैं। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958, यानी कि AMASR एक्ट ऑफ 1958। और इस एक्ट का काम क्या है, टू सेफगार्ड करना कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की, कंट्री की जितने भी एंशियंट और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस के रिमेन्स हैं, उनको क्या करना, सेफगार्ड करना, उनको अच्छे से संजो के रखना। द एक्ट आल्सो रेगुलेट दैट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। एक्सकवेशन आपने देखी होगी, जितनी भी हड़प्पन साइट होगी, है ना, धोलावीरा होगी, ये सब ऐसी साइट्स है जिनकी खुदाई चलती रहती है। वहाँ पे जितने भी स्कल्पचर मिलते हैं हमको, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, कार्विंग्स मिलती हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, और वहाँ पे जितना भी जो भी काम होगा उसको रेगुलेट करना भी इसी एक्ट के अंडर में आता है। इस एक्ट के अंडर में आप एक प्रोहिबिटेड एरिया भी होता है जो कि 100 मीटर का दायरा होता है किसी भी मोनूमेंट के सराउंडिंग में। अब मान लो ये ताजमहल है, यहाँ पे इसके सराउंडिंग में 100 मीटर का एरिया हो गया, तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस 100 मीटर के दायरे को सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका अभी नाम आया था, ये किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। और इसका काम क्या है, फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, प्रोटेक्ट करना कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। इट आल्सो रेगुलेट ऑल द आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ AMASR एक्ट 1958, जो हमने अभी पढ़ी है, उसी एक्ट के तहत ये भी काम करता है, जितने भी मोनूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको बचा के रखने में। और ये एक चीज़ और को रेगुलेट करता है, जो कि एंटीक्स चीज़ें होगी, जितने भी आर्ट की पुरानी चीज़ें होगी, उनको भी रेगुलेट करता है बाई एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 के तरह। ASI का जो फाउंडेशन है कब हुआ था, 1861 में फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, जो कि इसके पहले डीजी भी रहे थे, यानी कि डीजी ऑफ ASI, डीजी ASI यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं NMA के बारे में। NMA को ऐड किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, किसके अंदर ऐड किया गया था, AMASR के अंदर में ऐड किया गया था, जो कि 1958 की एक्ट थी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है ना। और इसको फिर अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, और फिर इसको लेके गया आया गया 2010 के अंदर, जिसको फिर दोबारा से इनेक्ट किया गया मार्च 2010 में। इसके कुछ फंक्शंस हैं NMA के, जो भी
सॉरी, जो भी ये प्रोटेक्टेड एरिया था, प्रोहिबिटेड एरिया था, ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, अगर वहाँ पे कोई काम करने लग जाए तो उसको कैसे रेगुलेट करना है, रोकना है, तो वो सारा का सारा काम इसका है, एनएमए का है, नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी का है, ठीक है। और एनएमए के अंदर एक चेयरमैन होगा, 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो कि पूरी तरह से एनएमए के लिए काम करेंगे, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे जिनको ज़रूरत पड़ने पर ऐड कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ एक मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। और जो इसके डीजी एएसआई हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। डीजी एएसआई कौन है? डीजी एएसआई हैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेग्लेरिया फोलेरी। ये फ्री लिविंग अमीबा है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेसिकली इनका शेप स्ट्रक्चर कुछ एज सच होता नहीं है, ठीक है, ऐसा सा ये स्ट्रक्चर होता है। अब मान लो ये कोई चीज़ है जो इसको खानी है, तो ये क्या करेंगे, जितनी भी ये आर्म्स है ना, ये एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देंगे और इसको बीच में ले आएंगे और डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर समा लेते हैं। इसको हम है ना नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अगर इसको देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादातर मिलते हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर, लाइक लेक्स हो गया, रिवर हो गई, जो गर्म पानी के सोते होते हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पे सोयल के अंदर भी मिल जाएगा। इसकी केवल एक ही स्पीसीज है जो इंसानों को इन्फेक्ट करती है, जो कि है नेग्लेरिया फुलेरी, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और ये ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा ग्रो होता है कौन से टेम्परेचर में? हाईएस्ट टेम्परेचर के अंदर, यानी कि 46 डिग्री सेल्सियस। और ज़्यादातर उससे ज़्यादा जो टेम्परेचर हो भी जाए उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। काफ़ी रेयर होता है कि लोग जैसे कि पार्क्स वगैरह, स्प्लैश पार्क में जाते हैं, सब पार्क में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये मोस्टली होता नहीं है। बहुत रेयरली होता है कि वहाँ पे भी लोगों को इन्फेक्ट कर जाए। और ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि इस अमीबा स्पीसीज़ की वजह से कि भाई ये वाटर वेपर या एरोसोल ड्रॉपलेट से फैलता हो। और जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उससे भी लोग इन्फेक्ट नहीं होते क्योंकि उसके अंदर ये नहीं पाया जाता। ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली इसको ट्रीट किया जा सकता है वेरियस कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई ड्रग नहीं है, यहाँ पे कई नाम है, तो इन्हीं का कम्बिनेशन करके मेडिसिन्स दे दी जाती है, उसी से इसको ठीक भी कर लिया जा सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है। ये वायरस, मतलब आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वायरस है या फंगस है या फिर कोई सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन मिथेनॉल की। देखो, ब्राउन मिथेनॉल कोयले से निकलती है, ग्रे कहाँ से निकलती है? नेचुरल गैस से, ब्लू निकलती है हाइड्रोजन से, और जो ग्रीन है वो हमको कहाँ से मिलती है? बायोमास से, ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से भी मिल सकती है हमको ग्रीन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको कैप्चर करके भी इसको बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी काफ़ी वाइड रेंज है, लाइक इसको बेस मटेरियल के लिए भी सर्व कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लाइक मरीन टाइम फ्यूल हो गया, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हो गई, है ना। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर जो फ्लेक्स व्हीकल्स आते हुए, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो इंजन्स होते हैं, उसके अंदर 85% या फिर 100% मात्रा के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं डीजल और गैसोलीन की जगह हम। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी इंडिया की लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 68,961.68 मेगावाट, ठीक है। और इसका प्लान क्या है कि 2032 तक हम अपनी कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसको 130 गीगावाट तक लेके जाएं। और किसके अंडर में आती है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 के अंदर, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट और बेस्ट पावर कंपनी के रूप में इसको एस्टेब्लिश करने का इनका सपना है। एनटीपीसी हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज वेल इंटीग्रेटेड विद इट्स कोर बिजनेस। यानी कि जहाँ पे भी ये पावर प्रोजेक्ट्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं तो उनके रीसेटलमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए भी ये अच्छे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से और जगह प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाते हैं, लाइक ये काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो जो
कुछ अमाउंट है ना गवर्नमेंट की स्कीम्स में, या फिर लोगों की लाइफ को बेटरमेंट बनाने के लिए हॉस्पिटल्स बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए, तो उनके अंदर भी इनका काफ़ी योगदान रहता है। द कंपनी इज़ कमिटेड टू जनरेट रिलायबल पावर एट कॉम्पिटिटिव प्राइस इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कंपनी देखो, ये काफ़ी सस्ती दर के अंदर हमको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है? और इको फ्रेंडली इनोवेटिव वे से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता है, ठीक है? और एनटीपीसी बहुत कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशन के, और जो सोसाइटी है उसके अपलिफ्टमेंट में। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे को भी काफ़ी हेल्प मिले और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और साथ ही साथ इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो या कोई सुझाव सजेशन हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।